हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रिटिश संविधान का एक बहुत ही अहम तत्व, बहुत ही अहम व्यक्तित्व, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियाँ। स्टूडेंट्स, आपको पता है ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। होने को तो वहाँ पर संसदात्मक शासन है और संसदात्मक शासन में वहाँ पर दोहरी कार्यपालिका है। दोहरी कार्यपालिका मतलब दो प्रकार की कार्यपालिका है और उसमें एक औपचारिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान होता है। जो औपचारिक प्रधान होता है वो सैद्धांतिक तौर पर वहाँ पर सम्राट है और वह कार्यपालिका का स्वामी है। यदि हम सैद्धांतिक स्तर पर देखें तो वहाँ पर सारी जो शक्तियाँ हैं वो वहाँ के राजा को प्राप्त है, वहाँ के सम्राट को प्राप्त है, लेकिन ऐसा व्यवहार में नहीं है। वास्तविक रूप में वहाँ पर प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका का वास्तविक स्वामी है और उसकी जो शक्तियाँ हैं स्टूडेंट्स वो अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज़्यादा अधिक मानी जाती हैं। हम ये कहते हैं ना कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की जब हम शक्तियां देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और किसी भी कानून को बदल सकता है, किसी नए कानून को बना सकता है, किसी कानून को हटा सकता है और पूरा जो धुरी है शासन की वो प्रधानमंत्री ही है। यहाँ तक कि जो मंत्रिमंडल का गठन होता है वो भी प्रधानमंत्री के कहे अनुसार ही होता है। अब हम पढ़ते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री का निर्वाचन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का निर्वाचन ब्रिटेन का राजा करता है, ब्रिटेन का सम्राट करता है, लेकिन जो वहाँ पर एक परंपरा है उसके अनुसार जो कॉमन सभा है, कॉमन सभा वहाँ पर किसे कहते हैं, जो वहाँ का निम्न सदन है, जो कि कॉमन लोगों यानी सामान्य लोगों से जो चुना जाता है, उस दल को उस सदन में जिसको भी स्पष्ट बहुमत होता है, जिस भी दल को स्पष्ट बहुमत होता है, उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्राय क्या होता है स्टूडेंट्स कि इलेक्शन से के पहले ही ये अनाउंस कर देते हैं दोनों ही दल। एक्चुअली वहाँ पर दो दल हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। मेनली वहाँ दो ही रहे हैं। कभी कभार जैसे भारत की आज़ादी के समय वहाँ तीन दल भी हो गए थे। तो जो बहुमत दल है उसके नेता प्रधानमंत्री बनता है। तो जिस भी दल को बहुमत मिलता है उसको सम्राट प्रधानमंत्री बना देता है और यदि ऐसी स्थिति नहीं आती है तो सम्राट स्वयं विवेक का प्रयोग करता है, लेकिन ऐसे अवसर बहुत कम मिल पाते हैं। तो प्राय जो प्रधानमंत्री है वो स्वतः ही मतलब वहाँ के लोग उसको तय, वो जो संसद के वो हैं सदस्य वो उसको तय कर लेते हैं, ना कि राजा, क्योंकि राजा तो प्राय उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देता है जो कि लोग वहाँ पर तय करते हैं। पहले हालांकि स्वयं विवेक के काफ़ी अवसर मिलते थे। तो पूरा संचालन जो है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के हाथ में होता है और ब्रिटिश प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली है कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज़्यादा शक्तिशाली मतलब शक्तियाँ अपने पास रखता है। तो अब हम पढ़ते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य। तो स्टूडेंट, सबसे पहला उसका जो कार्य है वो है कॉमन सभा का नेतृत्व। मैं आपको एक बात और बता दूं, चूंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और आप बीच में मुझे लगता है कि काफ़ी बोरियत महसूस करते हैं, तो मैं इसको दो पार्ट में आपके लिए पढ़ाऊंगी। ये आपका पहला पार्ट है, ठीक है। तो कॉमन सभा की शक्तियाँ, कॉमन सभा का नेतृत्व। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो प्रधानमंत्री है वो कॉमन सभा का नेतृत्व का नेता होता है, क्योंकि वह बहुमत दल का नेता होता है और बहुमत दल वो वही मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करता है। यानी मंत्रिमंडल की तरफ से जो कुछ कहना होता है वह प्रधानमंत्री कहता है और शासन की नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री करता है और जितनी भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जो भी आगे के लिए जो भी नीति या योजनाएं बनाई जाती हैं वो भी प्रधानमंत्री ही तय करता है। बजट जो है वो भी उसके निर्देशन में तैयार होता है। हालांकि वो कोई वित्त मंत्री नहीं होता है, लेकिन बजट उसके निर्देशन में ही तैयार किया जाता है। उसे सब पता होता है और वही उसका वो जैसा चाहता है उसी प्रकार से सदन में बजट जो है वो पेश होता है और संसद का प्रदर्शन भी करता है और अपने दल के सदस्यों में यदि कोई किसी तरह का गतिरोध हो तो उसमें भी सहयोग वह बना के रखता है। यानी सचेतक की वो इसमें सहायता लेता है
और सदन का कार्यक्रम भी निश्चित करता है कि कब कैसे कैसे कौन सा किसको बोलना है, क्या है अपने सदस्यों को। और जो एक्चुअली में क्या है कि प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली है कि जो स्पीकर है वो भी, उसकी स्थिति भी कई बार प्रधानमंत्री पर ही निर्भर हो जाती है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वो सम्राट को कभी भी कह सकता है कि आप कॉमन सभा का विघटन कर दो। मैंने कॉमन सभा आपको पहले ही बता दी है कि जो निम्न सदन है इसका, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसका निम्न सदन कॉमन सभा होता है, और जो एक अपर सदन होता है और एक निम्न सदन होता है। ये मैं आपको दोनों वीडियो जो है मेरे पहले आ चुके हैं दोनों सदनों के, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। तो आप मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट पर मैं जो प्लेलिस्ट डालती हूँ उसमें आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सब प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही निर्भर करता है कि वह चाहे तो कॉमन सभा का विघटन कर सकता है। और यदि सम्राट को प्रधानमंत्री ऐसा कोई परामर्श देता है, उसको लगता है कि सरकार अब नहीं चल पाएगी, नए इलेक्शन कराने पड़ेंगे, स्थिति खराब है, तो वो ऐसा सम्राट को परामर्श दे सकता है। और सम्राट ने इस प्रकार का परामर्श कभी भी ठुकराया नहीं है। तो काफी शक्तिशाली हम इसको देख सकते हैं व्यक्तित्व को। दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण शक्ति है वो है मंत्रिमंडल का निर्माण। वैसे तो मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है, परंतु ये निश्चित है कि प्रधानमंत्री जो लिस्ट दे देता है, जो बता देता है कि अमुक अमुक व्यक्ति जो है वो मंत्री बनेंगे, संसद सदस्यों में से ही मंत्री बनाए जाते हैं, और इनकी जो नियुक्ति है वो सम्राट के द्वारा की जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री जिसको भी मंत्री बनाना चाहता है, सम्राट उसकी सिफारिश को स्वीकार कर लेता है, और वही जो बैठक होती है उनमें अध्यक्ष का पद ग्रहण करता है। यदि किसी सदस्य को प्रधानमंत्री की नीति मान्य नहीं है तो प्रधानमंत्री चाहे तो उसको उस नीति को मानने के लिए बाध्य कर सकता है, और बाध्य यदि मतलब वो व्यक्ति नहीं मानता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी प्रधानमंत्री जो है वो सर्वे सर्वा हो जाता है। और किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाने में प्रधानमंत्री, एक बात यह है कि बहुत ज़्यादा हम कहें कि एकदम मनमानी करे तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रजातंत्र है, तो उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो पहली चीज़ तो यह है कि वैसे तो एक दलीय मंत्रिमंडल होता है, लेकिन कुछ मंत्री प्रधानमंत्री दूसरे दल में से भी नियुक्त कर देता है। यदि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं तो उनको वो मंत्री ले सकता है, और इस संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है। और प्रधानमंत्री ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है, और वो ये देख लेता है कि कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा पावरफुल है, किसी विभाग के बारे में क्या वो कितना कोई जानता है, किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है, ये देख करके वो जो प्रधानमंत्री है वो ये तय करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया जाएगा। और इसके अलावा वो ये भी देखता है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण के समय कि सब जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, क्षेत्रीयता का ध्यान पूरा वो रखता है, भौगोलिक क्षेत्रों का ध्यान वो रखता है, और लिंग का ध्यान भी वो रखता है कि इन सब आधारों को लिखते हुए सभी वर्गों के लोगों को लेते हुए जो मंत्रिमंडल है उसका निर्माण किया जाए। तीसरी जो शक्ति है वो है शासन का संचालन। जो ये मुख्य शक्ति है शासन का संचालन, ये भी कि जो ब्रिटेन का वास्तविक शासन है वो एक्चुअली प्रधानमंत्री हाथ में है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा पूरा संचालन किया जाता है। वैसे तो यदि हम सिद्धांत में देखें, जैसे हम राजा राजमुकुट पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जो सारा कार्य है वो राजा का है, लेकिन व्यवहार में क्या होता है, प्रधानमंत्री ही इसका संचालन करता है। और शासन का सर्वोच्च जो नियंत्रणकर्ता और समन्वयकर्ता होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है, और वही शासन का मुखिया कहलाता है। और सारे जो विभाग हैं वो उसकी ही देखरेख में कार्य करते हैं, और प्रधानमंत्री ही सभी जो मंत्री होते हैं उनके कार्यों में सामंजस्य बनाए रखता है। क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स की, एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच में कई बार गतिरोध पैदा हो जाता है, खींचतान पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपस में इस गतिरोध को दूर करने का जो कार्य है वो प्रधानमंत्री ही करता है। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन। स्टूडेंट्स, मैं इस वाले वीडियो में आपको ये वाला मुख्य एक कार्य और आपको बता देती हूँ कि देश में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय उत्सव होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो भी कार्यक्रम होते हैं, या फिर कहीं कोई संधि करनी होती है
मतलब प्रधानमंत्री को किसी दूसरे देश से कोई संबंध बनाने होते हैं, कई राजदूत भेजने होते हैं, तो ये सब जो कार्य होता है वो भी प्रधानमंत्री ही देश के प्रतिनिधि के रूप में उसको भाग लेता है या उनको तय करता है, जो भी नीतियां होती हैं, और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि वो विदेश मंत्री हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन शासन की जो पूरी नीति होती है उनका नियंत्रण वही करता है, विदेश नीतियों का आधिकारिक घोषणा वही करता है, और विदेश मंत्रालय पर उसका पूरा प्रभुत्व रहता है। और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है तो देश की तरफ से जो प्रधानमंत्री है वही भाग लेता है और ब्रिटिश शासन का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि माना जाता है। तो हम ये देखते हैं, देखिए आज जो हमने 3-4 जो कार्य हैं वो पढ़े हैं मेनली। इसमें पहला हमने पढ़ा कॉमन सभा का नेतृत्व, दूसरा मंत्रिमंडल का संचालन जो है, मंत्रियों की नियुक्ति है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ, वैसे आपका बहुत मुझे कहे कि प्यार मिल रहा है, आपके बहुत कमेंट मेरे को मिलते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप लगातार मेरे वीडियो देखें और आप मुझे बताएं कि मैडम आप इस विषय पर हमें वीडियो बनाइए। तो आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, ये आपका प्रथम पार्ट है, और फिर मैं आपको दूसरे वीडियो में मंत्रिमंडल जो प्रधानमंत्री है उसके बाकी के कार्य आपको बताती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करें। धन्यवाद।